अस्सलाम स्टूडेंट्स, एनईटी टेस्ट राउंड 2 27 अगस्त 2022 के कुछ एमसीक्यूज़ मुझे मिले हैं। काफ़ी बच्चों ने शेयर किए हैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, तो वो उनकी एक्सप्लेनेशन जो है मैं आज करने जा रहा हूँ। सॉल्यूशंस आप देखते जाइए। अराउंड 20 क्वेश्चंस जो है अभी तक मुझे मिले हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे, अभी तक तो यही मिले हैं 20 क्वेश्चंस। इंशाल्लाह बाकी जितने बनेंगे, जितने मिलेंगे क्वेश्चन मुझे, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पॉइंट वाई द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 5 यूनिट्स, देन वाई विल बी व्हाट। डिस्टेंस फार्मूला इज व्हाट, डी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस x2 माइनस x1। ये सबको पता है। डिफरेंस ऑफ x कंपोनेंट्स का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ऑलराइट, अब ये वाला डिस्टेंस आपको गिवन है, वो कितना है 5 यूनिट। बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। ठीक है, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास में 25 बन रहा है और अंदर x2 माइनस x1, 7 माइनस 2 करें, 2 माइनस 7 करें, क्योंकि अगेन होल ऐसे स्क्वायर ही होना है तो कोई मसला नहीं है। तो जब 7 माइनस 2 या 2 माइनस 7 करेंगे तो माइनस 5 या प्लस 5 हो जाएगा, उसका स्क्वायर अगेन जो है 25 हो जाएगा, प्लस y माइनस 3 करूँ या 3 माइनस 5 करूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, y माइनस 3 होल स्क्वायर या 3 माइनस वाई होल स्क्वायर लिख दूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब ये जो 25 इधर आ जाएंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 25 माइनस 25 बनेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। बाय स्क्वायर बोथ साइड यू विल गेट y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड y विल बी इक्वल टू 3। अब आपके पास दो पॉइंट्स कौन से हो गए, मतलब 7,3 और 2,3, ये आपके पास में दो पॉइंट्स है। अब इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। इस लाइन की इक्वेशन जो है आप डायरेक्टली बता सकते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इसके ऊपर y कंपोनेंट जो है, y कंपोनेंट वो 3 और 3 है। y कंपोनेंट कांस्टेंट है, मतलब ऐसी कोई लाइन होनी चाहिए जो पैरेलल टू x एक्सिस हो, क्योंकि ऐसी लाइन जो पैरेलल टू x एक्सिस है उसका ही y कंपोनेंट जो है उसके ऊपर कांस्टेंट होता है। यहाँ पे भी 3 देख पा रहे हो, यहाँ पे भी 3 देख पा रहे हो, तो ये कोई ऐसी इक्वेशन है, ये कोई ऐसी लाइन होगी जो कि पैरेलल विद x एक्सिस होगी। इसकी इक्वेशन किसको नहीं आती, लेट्स से यहाँ पे ये पॉइंट है 2,3, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल विथ x एक्सिस। ठीक है, ये लेट्स से ये पॉइंट 2 का यहाँ पे जो है 7,3 है, ये 7,3 मान लें और यहाँ पे 2,3 मान लें। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट मान लें। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 और 7,3। ठीक है, y कंपोनेंट आप देख पा रहे हो कि कांस्टेंट है। passing through this point are these both points and parallel with x axis। और इसकी किसके टर्म्स में इक्वेशन लिखेंगे, मैंने आपको स्ट्रेट लाइन की वीडियो में मैंने बताया था डिटेल में कि किसके टर्म्स में इक्वेशन लिखनी है, y के टर्म्स में लिखनी है, x के टर्म्स में। वैसे आप देख लें कि इक्वेशन ऑफ लाइन एट डिस्टेंस a यूनिट्स, लेट्स से ये डिस्टेंस a यूनिट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल विद y एक्सिस एट डिस्टेंस a यूनिट्स अबव द x एक्सिस, उसकी इक्वेशन लिखते हैं हम y इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे भी y इज इक्वल टू 3 कर दे, कोई मसला नहीं है। वैसे भी y कंपोनेंट क्योंकि कांस्टेंट है तो y के टर्म्स में इक्वेशन लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3 इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। और क्या कर सकते हैं, और ये भी पता है हमें कि जिस एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, ये देखिए लाइन, ये जो जिस लाइन की हमें इक्वेशन चाहिए वो y एक्सिस के ऊपर है, परपेंडिकुलर है। तो ऐसी लाइन जिस एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है उसके टर्म्स में इक्वेशन लिखते हैं। ये y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है तो y के टर्म्स में इक्वेशन लिखेंगे, y इज इक्वल टू 3, रिपोर्टेड आंसर एस, क्योंकि ये इसने राइज कितना किया है, एक्सेस कितना अबव है, 3 जितना। ठीक है, इस तरह भी बना सकते हैं। और आप अपने 2 पॉइंट फार्मूला से भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे अगर y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, इस वाले फार्मूले से करेंगे तब भी आपके पास में आंसर ये आ रहा होगा। ठीक है, ऑलराइट। और उसके बाद ये इंटीग्रल, ये तो सीधा फार्मूला, ये किसको नहीं याद, 1/a tan इनवर्स x ओवर a प्लस c, दिस इज द इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 ओवर a इंटू tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस c, कोएफिशिएंट ऑफ 6th टर्म इन एक्सपेंशन दिस। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में जो है 6th टर्म का हमें कोएफिशिएंट बताना है। 6th टर्म मतलब r की वैल्यू 5, लगा दो फार्मूला NCR वाला, NCR r की वैल्यू 5 है और कोएफिशिएंट बताना है ना। कोएफिशिएंट में मतलब एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट बताना है, उसमें x लिखें, चलो लिख लेते हैं, लेकिन कोएफिशिएंट भी जो है ना, कोएफिशिएंट एक्चुअली उस वाले टर्म का ही बताना है, तो वेरिएबल लिखें ना लिखें, लेकिन लिखूंगा। अगेन मेन फोकस कहाँ पे होगा, इस वाले 2 पे और इस वाले 2 पे, कांस्टेंट वैल्यूज के ऊपर। 2 का पावर जो बनेगा 5 माइनस, मतलब ये क्या लिखते हैं जनरली, जो हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी होल पावर n। तो अगर यहाँ पे अगर 5th टर्म लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं n 5 a की पावर n माइनस 5
इंटू बी पावर 5 इस तरह लिखते हैं। ये तो यहाँ से भी n की वैल्यू 9 है, तो यहाँ क्या करेंगे 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, और x/2 जो है x/2 उसके ऊपर पावर क्या चढ़ा देंगे, डायरेक्ट जो आर की वैल्यू वही चढ़ा दो। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 9 × 8 × 7, डायरेक्ट आप अपने कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि एनईडी के टेस्ट में क्या होता है कि कैलकुलेटर अलाउड होता है। इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे वाला 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे इस वाले फार्मूले को सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 फैक्टोरियल भी आता है। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 × 3 × 2 × 1, 1 लिखूँ ना लिखूँ फ़र्क नहीं पड़ता। 2 × 3 6 कैंसिल, 4 इसके ऊपर टेबल जा रहा है 2 टाइम्स, और अगर यहाँ से अगर देखें आप इसकी 2 की पावर 4 16 बन जाता है, और ये x/2 x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मतलब 32, ये ऐसे कैंसिल होकर 2 यहाँ पे बनेंगे, वो वाले 2 और ये वाले 2 कैंसिल हो जाएंगे। 9 × 7 इज इक्वल्स टू 63, राइट, रिपोर्ट योर आंसर है 63। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई, द इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज गिवन। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड पे जो है 1 होता है, तो डिवाइड बोथ साइड विद 100, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 1 बन जाएगा खुद ब खुद। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखें 25x² डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, ये कैंसिल कर देंगे आपस में, ठीक है, कैंसिल होके जितना बनेगा 4y² डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1 बचेगा, तो मैं डायरेक्ट मान लिख रहा हूँ, ये कैंसिल होकर यहाँ पे आपके पास में इक्वेशन आ रही होगी x² डिवाइडेड बाई 4 प्लस y² डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 1। अब ये वाली ऐसी इक्वेशन है क्योंकि कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर देख पा रहे हो, y² का डिनोमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ऑफ y² इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ऑफ x², दैट मींस द मेजर एक्सिस लाई अलोंग y एक्सिस। तो यहाँ इसकी इक्वेशन, इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का बन रहा होगा, देख पा रहे हो, यहाँ पे इसका सेंटर जो है, इस तरह की इक्वेशन जो होती है, इस तरह की इक्वेशन जो होती है, लेट्स से y² ओवर a² वेयर a ग्रेटर देन b प्लस x² ओवर b² इज इक्वल टू 1, उसका जो सेंटर होता है इसके टर्म में जो इक्वेशन होती है, ऐसी जो लिखी हुई इक्वेशन होती है, ये सेम ऐसी ही इक्वेशन है, तो उसका सेंटर जो होता है 0,0 के ऊपर होता है। और क्या हो सकता है, इसकी जो वर्टाइसेस होते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो हमसे पूछी गई है वो इसके फोकाई, ठीक है। तो फोकाई के लिए हमारे पास इलिप्स में एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या है आपके पास, आपको पता है कि c² इज इक्वल टू a² माइनस b², मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले सब्ट्रैक्ट करना था, तो c² इज इक्वल टू a² जो है 25 है, सो 25 माइनस 4 a² माइनस b², 25 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 21, सो c विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 21, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन जो डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई जो होता है, मतलब यहाँ से अगर आप देख लें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, रूट 21, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला फोकस 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0, माइनस ऑफ 21। देखो फोकस है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है रूट 21 है, और मतलब ओवरऑल देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 21 है। और वैसे भी अगर देख लें कि डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई का जो फॉर्मूला होता है वो 2c होता है, मतलब c की जो वैल्यू आ रही है, डिस्टेंस वैसे ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो जो c की वैल्यू रूट 21 है उसको ट्वाइस कर दो, डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई इज 2 टाइम्स ऑफ 21 रूट 21। दिस इज योर आंसर। इफ four arithmetic means are inserted between a minus b and 9a plus 11b, then find the arithmetic mean, then find fourth arithmetic mean, ठीक है, जो कि इनके दरमियान लाई कर रही है। तो 4s के लिए फार्मूला होता है an, mth अर्थमेटिक मीन यहाँ पे होती है a प्लस m इंटू, यहाँ पे m लिखते हैं, और b माइनस, जनरली जो हमारे पास फार्मूला होता है कि अच्छा अगर n अर्थमेटिक मीन्स लाई करती हैं और हमें mth अर्थमेटिक मीन चाहिए होती है बिटवीन a एंड b, तो हमारे पास फार्मूला होता है क्या, mth अर्थमेटिक मीन का a प्लस m इंटू b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का फार्मूला होता है। बट यहाँ पे फोर्थ अर्थमेटिक मीन है, फोर्थ अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है, मतलब यहाँ n की वैल्यू 4 डालेंगे, और क्या बता सकते हैं कि है ही टोटल 4 मीन्स लाई कर रही हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू भी 4 पुट करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला आ जाएगा हमारे पास a4 प्लस a4 इज इक्वल टू जो आपका a है, मतलब ये वाली क्वांटिटी जो है a माइनस बी, ये लिखेंगे a माइनस बी प्लस 4 इंटू बी माइनस ए, बी की वैल्यू ये है 9a प्लस 11b माइनस ए, ये वाली क्वांटिटी जब सेपरेट करेंगे तो ये माइनस a प्लस b बन जाएगी, डिवाइडेड बाई n प्लस 1 मतलब 5, टोटल 4 अर्थमेटिक मीन्स उसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है, जो आंसर आ रहा है वो रिपोर्ट कर दो, a माइनस बी प्लस, अच्छा यहाँ पे
ये 4 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले तो अंदर सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई 9a माइनस a 8a प्लस 12b 8a प्लस 12b 8a जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ 8 जो होता है 32 होता है। तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं 32a प्लस ये 11b बनेगा, ठीक है 11b सॉरी 12b बनेगा। 4 टाइम्स ऑफ 12 जो होता है वो 48 होता है, 48 भी लिख सकते हैं आप, डिवाइडेड बाई 5। जब होल एज आप जो है इसकी जो एलसीएम निकालेंगे तो डिनोमिनेटर में 5 तो आएगा ही, लेकिन वो 5 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाता है, सबको पता है। अब ये 5 डिफरेंस इसमें से कट जाएंगे कुछ और 5 इसमें फर्दर ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 37a प्लस ये -5b प्लस 48b। तो ये आपके पास में कितने हो जाएंगे 43b डिवाइडेड बाई 5 इज योर आंसर। जो फोर्थ मीन होगी वो क्या होगी 37a प्लस 43b डिवाइडेड बाई 5। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ दिस। इसका इंटीग्रेशन में अगर देख लें आप तो x² डिवाइडेड बाई e की पावर 2x³ प्लस 3। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मतलब बाकी वैल्यूज़ को भूलें और वेरिएबल को देखें, इसका डेरिवेटिव जो है वो ये है। एज अ सिर्फ वेरिएबल के ऊपर नजर लाएं तो आप इसका डेरिवेटिव जो है 6x² आएगा। यहाँ पे भी x² इसका डेरिवेटिव वो x² जो है वो ऊपर पड़ा भी हुआ है। तो हम क्या करेंगे फ़ौरन जो है इसको इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, ठीक है। वैसे कैलकुलेटर के ऊपर हो पा रहा है तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से आप देखना आंसर, ठीक है। लेट t इज इक्वल टू 2x³ प्लस 3, ठीक है, और dt डिवाइडेड बाई dx विल बी इक्वल टू 6x², ठीक है, मतलब x² और dt बाई 6 इज इक्वल टू x² dx, मतलब x² dx को मैं रिप्लेस करता हूँ dt बाई 6 के साथ में, ठीक है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग इन इंटीग्रल ऑफ दिस आई विल टेक इन इंटीग्रल ऑफ dt बाई 6। जो 6 बन रहा था वो मैं बाहर ही रख रहा हूँ 1/6, ऑलराइट। और जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी थी इसका जो पावर था वो मैंने पूरा का पूरा t के बराबर लिया था, तो e की पावर t। इसका जो इंटीग्रेट होता है इसको ऊपर लेके जाते हैं, इंटीग्रल ऑफ -t हो जाएगा 1/6 dt। तो इसका इंटीग्रल जो होता है अगेन सेम ही होता है, और माइनस जो है फर्दर आगे लेके आते हैं, तो -1/6 e की पावर -t प्लस c, या फर्दर आप लिख सकते हैं -1/6 e की पावर t नीचे आ जाएगा तो e की पावर t लिखेंगे प्लस c। तो इसको फर्दर t की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ रहा होगा -1/6 इंटू e की पावर 2x³ प्लस 3 इसका आंसर प्लस c कर दो। दिस इज योर आंसर। इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एक्चुअली a इज इक्वल टू b होता है, a इज इक्वल टू b, और फोका गिवन है, मतलब c की वैल्यू गिवन है आपके पास में +-2ac, ठीक है। और हमें पता है इसकी इक्वेशन जो होती है वो c² इज इक्वल टू a² प्लस b² होती है। तो a² b² आपस में बराबर है, तो मैं फर्दर इसके लिए लिख सकता हूँ क्या a इज इक्वल टू b, सॉरी a और b जो है बराबर होते हैं, तो a² प्लस a² लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं लिखूँगा 2a² दोनों को ऐड करके। यहाँ पे c² बनेगा बाय स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, अंडर रूटिंग बोथ साइड, ठीक है। इसका जो कैंसिल हो जाएगा आपस में, और क्या बच जाएगा, तो आपके पास में बच जाएगा ये c की वैल्यू जो है c² इज इक्वल टू 2a²। अब यहाँ से अगर a² की वैल्यू, अच्छा c की वैल्यू आपको गिवन है +-2, उसका स्क्वायर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 2a², कैंसिल, a² इज इक्वल टू 2a विल बी इक्वल टू a² जो है आपके पास में 2 के बराबर आ रहे हैं, और a की वैल्यू है बस a² ही चाहिए होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन में a² ही चाहिए होता है, तो उसकी इक्वेशन जो होती है x² - y² इज इक्वल टू a² होती है, और a² की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो इसलिए इसकी जो इक्वेशन है वो ये है, ऑलराइट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 9 टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ऐसा टर्म बताओ जिसमें x ही ना ला कर रही है, तो उसके लिए फार्मूला होता है जनरली हमारे पास ये, अगर x की पावर p है प्लस या माइनस 1/x की पावर q है। मैंने अपने बायनोमियल थ्योरम की MCQ प्रैक्टिस में उस वाले लेक्चर में बताया भी था ये फार्मूला, फिर से देख लो, उसकी पावर होल पावर n है। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए हमें जो r की वैल्यू चाहिए होती है वो होती है np डिवाइडेड बाई p प्लस q, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगा लो, मतलब r की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, n की वैल्यू 12 है, p की वैल्यू 2 है, q की वैल्यू भी 2 है, तो 2 टाइम्स ऑफ 12 डिवाइडेड बाई p प्लस q, p प्लस q 2 + 2 4, और ये 24 बन रहा है, 24 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू r जो है 6 के बराबर है, मतलब 7th टर्म ऐसा होगा जो कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, ठीक है। बस 7th टर्म ऐसा होगा जो कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, और वो एग्जैक्टली क्या वैल्यू होगा वो देखेंगे, वो बायनोमियल थ्योरम के हिसाब से लगाएंगे। मतलब r की वैल्यू 6 पुट करनी है आपने, 12 6 x² का पावर जो है वो भी 6,
क्योंकि 12 माइनस 6 इज 6 अगेन, और 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर जो है होल की पावर इसका भी 6। आप देखेंगे यहाँ पे इसका जो ये जो वेरिएबल एक्स है डिनोमिनेटर में, इसकी जो पावर बनेगी होल एज ए 12 बनेगी, ये भी 12 इसमें 12 में कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास में कांस्टेंट क्वांटिटी आ रहेगी, और कांस्टेंट क्वांटिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ दिस वेरिएबल एक्स हो जाएगी। ओमेगा पावर एन जो है किसके बराबर होगी, अगर एन जो है वो 3k के बराबर हो जाए, वेयर के इज एनी नेचुरल नंबर। के नेचुरल नंबर सबको पता है कि ओमेगा पावर 3 प्लस या ओमेगा पावर 3 या फिर आपके पास में ओमेगा पावर 6 या फिर आपके पास में ओमेगा पावर 9 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 जो है वो सारे के सारे वैल्यूज किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, ओमेगा 6 ओमेगा की पावर 6 1 के बराबर, ओमेगा पावर 9, इसी तरह से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 जो होते हैं पावर्स ऑफ ओमेगा। आपने मैंने पोलर इक्वेशन या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रैक्टिस एमसीक्यूज में ये बताया था। तो ओमेगा की पावर जब 3 होती है या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 होती है तो उसका आंसर 1 आता है। इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्किल इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0, बट आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमें पता है 1 के बराबर होता है, उसका स्क्वायर जो है अगेन 1 हो जाएगा। इसके साथ में और भी फार्मूला याद कर दो, फार्मूला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, ये कॉस 2x का फार्मूला है। कॉस 2x का एक और फार्मूला होता है, वो कॉस 2x किसके बराबर होता है, और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर भी होता है, और ये वाला फार्मूला जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के भी बराबर होता है। ये वाले 3 फार्मूले इसके याद करवा सकते हैं। और क्या सकता है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन था, इसका डिटर्मिनेंट बताना था। ये दिखाई दे रहा है आपको कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, और मैंने अपने मैट्रिसेस के लेक्चर में बताया था, और भी इधर भी बता रहा हूँ मैं आपको कि क्या होता है कि एक्चुअली में जो डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं, डायगोनल मैट्रिसेस या आपका स्केलर मैट्रिक्स या और अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, जितने भी मैट्रिक्स होते हैं इस तरह के अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स, इनके जो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं वो उनके जो मेन डायगोनल होते हैं उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर विल प्रोवाइड अस ओमेगा क्यूब, एंड ओमेगा क्यूब जो है 1 के बराबर होता है, तो इसका डिटर्मिनेंट 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ sec 3x tan 3। अब अगर यहाँ पे आप एज होल इस वाली क्वांटिटी को आप एज अ टी मान लें, तो sec t tan t, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू t वो क्या हो जाती है, क्योंकि इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ sec x जो होता है, अगर इस होल वाली एज अ होल क्वांटिटी को आप x ही मान लें, ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ sec x जो होता है वो होता है sec x tan x। और इंटीग्रल ऑफ जो है हमारे पास sec 3x बताते हैं, डेरिवेटिव ऑफ sec 3x वो होता है sec 3x tan 3x मल्टीप्लाई बाई 3। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इसका हमें जो है इंटीग्रल पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर तो हम sec 3x ही करेंगे जिसका हमने डेरिवेटिव लिया है। लेकिन फर्दर जो डिवीजन में डेरिवेटिव्स में क्या होता है कि जो वो वाली क्वांटिटी जो कोएफिशिएंट होती है एंगल का, वो हम क्या कर देते हैं, वो हम आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, वो डिवीजन में लेके आते हैं। तो इसके जो sec x tan x का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, sec x ही होता है, मतलब इसका जो इंटीग्रल है वो sec 3x ही होना चाहिए प्लस c, बट फर्दर जो है ये वाला कोएफिशिएंट वो डिवाइड कर दो, रिपोर्ट योर आंसर है sec 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c इज इक्वल टू 0। इंटीग्रल ऑफ 3 टाइम्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 ओवर 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसके बताओ, तो इसका क्या करना है, आपने आपको दिखाई दे रहा है कि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है कि dx ओवर 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ये तो tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा जो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला जैसे ही आप लगाएंगे ये वाला, तो आपके पास में क्वांटिटी क्या आ रही होगी, 3 तो वैसे ही बाहर पड़े हैं, 3 तो वैसे ही बाहर पड़ा हुआ है, तो इसका जो इंटीग्रल होता है वो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू जो 3 है, 3 में कैंसिल हो जाएंगे, और tan इनवर्स x बाय a की वैल्यू 3 है, प्लस c नहीं लिखेंगे क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में c का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख लें, ये यहाँ पे लोअर वैल्यू या लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट 1 है। अब आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे 1/3 हो जाएगा, tan इनवर्स 1/3 माइनस tan इनवर्स x की जगह मैं जब 0 पुट करूँगा तो 0/3, ये तो tan इनवर्स 0 तो होता है, अगेन 0 होता है, ये वाला खत्म हो गया। बाकी tan इनवर्स 3 का जो वैल्यू आ रहा है वो आप रिपोर्ट योर आंसर है, tan इनवर्स 3 का जो आंसर आ रहा है वो आंसर लिख दो, ठीक है। और वो tan इनवर्स आपके पास में कैलकुलेटर होगा तो उस वाले कैलकुलेटर से आप ये सॉल्व कर लेना, ठीक है।
और क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 16 है वो ये है, अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब देन डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। वैसे सबको पता है कि इसका डेरिवेटिव जो होगा वो कॉस एक्स क्यूब होगा, और जो इसके इनपुट है, जो इसका एंगल है उसका भी डेरिवेटिव लेना होता है। तो इसका इनपुट जो है वो एक्स क्यूब है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर, वो आपके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x स्क्वायर प्लस कॉस क्यूब एक्स विल बी द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्यूब। If two coins are tossed simultaneously, what is the probability of getting exactly two heads? जब टू कॉइन्स को टॉस करते टोटल 4 पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो हेड हेड आए, या तो टेल टेल आए, या तो हेड टेल आए, या तो टेल हेड आए, टेल हेड आए। ठीक है, ये वाली 4 पॉसिबिलिटी, टोटल 4 पॉसिबिलिटी है। ऐसी पॉसिबिलिटी बताएं जिसमें 2 हेड हो एग्जैक्टली, 2 हेड तो इसमें आ रहे, बाकी किसमें नहीं आ रहे, मतलब 1/4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स इज 1/4। उसके बाद ये डेरिवेटिव लेना है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको अरेंज करके भी कर सकते हैं। जिसके हिसाब से ऑप्शन पूछे गए थे, जिसके हिसाब से ऑप्शन दिए गए थे, तो आपने उस हिसाब से आंसर रिपोर्ट करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि एक्चुअली वाई की पावर 1/2 इज अंडर रूट वाई इज इक्वल टू, मैं इसको शिफ्ट कर दूँ उस साइड पे, तो ये बन जाएगा 2 + e की पावर x बाई स्क्वायर, बोथ साइड वी विल गेट y इज इक्वल टू 2 + e की पावर x होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब मैं डी वाई बाई डी एक्स कर दूंगा तो मेरे पास में आंसर आ रहा होगा वाई डैश या डी वाई बाई डी एक्स का। वो पहले तो पावर वाली प्रॉपर्टी 2 आगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट, तो वो हो जाएगी 2 + e की पावर x। ठीक है, इनटू जो अंदर वाली क्वांटिटी उसका भी तो डेरिवेटिव लेना होता है, तो उसमें जो है e की पावर x का मतलब 2 + e की पावर x का जो डेरिवेटिव होगा, अगेन e पावर x होगा, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, और e की पावर x का डेरिवेटिव जो होता है e की पावर x ही होता है। तो मैं फर्दर e की पावर x इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो आंसर आएगा वो हमारे पास में आंसर है। एक और अगर ऑप्शन इसके हिसाब से हो तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट दोनों साइड डेरिवेटिव लगा लो। डेरिवेटिव दोनों साइड लगा लिया तो यहाँ पे जो अंडर रूट वाई है उसका जो डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट वाई, या वाई पावर 1/2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना, और e की माइनस e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो e की पावर x ही होता है। मैं उसको उस साइड लेके जाता हूँ, e की पावर x हो गया। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स जो है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x, ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 अंडर रूट वाई e की पावर x। अगर इस तरह के ऑप्शन थे तो ये वाला ऑप्शन भी सही है हमारे पास में। ठीक है, और क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 19, वर्टेक्स ऑफ द वर्टेक्स 0,0 एंड फोकस दिस 0,-5, ये जो ये 2 पॉइंट्स हैं पैराबोला के, तो आप हमारे इसकी इक्वेशन बता दें। आपको दिखाई दे रहा है कि फोकस वर्टेक्स जो है 0,0 पे होता है जब, तो हमारे पास इक्वेशन जो पैराबोला की आती है वो y² = 4x होता है, या फिर x² = 4ay होता है। लेकिन आप देख पा रहे हो कि फोकस इज लाइंग अलॉन्ग y एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस, तो इसका मतलब ये एक ऐसा पैराबोला होगा जो कि ओपन अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा, बट क्योंकि ए की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है तो वो इसलिए ओपन से डाउनवर्ड होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, तो ग्राफिकली सोच लें तो आपके पास में इसकी इक्वेशन बन सकती है। ग्राफिकली आप सोचा करें कॉनिक सेक्शन या स्ट्रेट लाइंस के क्वेश्चंस को, तो ये यहाँ वाला पॉइंट जो है, ये वाला फोकस जो है, ये तो ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है कि वर्टेक्स जो है वो 0,0 है, 0 के ऊपर है। जो फोकस है वो किसके ऊपर है, 0,-5 के ऊपर है। इस तरह की पैराबोला ओपन डाउन, द पैराबोला ओपन डाउनवर्ड वर्टेक्स एट 0,0 एंड फोकस एट 0,-a, तो उसकी इक्वेशन जो होती है हमारे पास x² के टर्म्स में होती है, x² = -4ay। ठीक है, या फिर मतलब इसको एक पॉजिटिव कंसीडर कर लें a को, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अगर a खुद नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, फिर वो अगेन इसको नेगेटिव कर ही लेगा। x² मैं इसको एक पॉजिटिव मान लेता हूँ। ठीक है, 4 × a की वैल्यू तो वैसे भी नेगेटिव -5 × y। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² = -20y। ऑलराइट, दिखाई दे रहा है, हो गया, कितना सिंपल था। उसके बाद इंटीग्रल ऑफ a की पावर x जो होता है वो होता है इंटीग्रल ऑफ a की पावर x dx जो होता है वो होता है a की पावर x m डिवाइडेड बाई log a, क्योंकि डेरिवेटिव जो होता है वो होता है डेरिवेटिव ऑफ a पावर x होता है a पावर x इंटू log a, बट इंटीग्रेशन में वो जो log a बन रहा है वो डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई log a प्लस c कर देंगे। बट अगर यहाँ पे आपके पास में क्वांटिटी आ जाती है इंटीग्रल ऑफ a की पावर 5x या a की पावर जो है इंटीग्रल ऑफ a की पावर bx अगर आपके पास में आ रहा है dx, तो क्या करेंगे आप इसका आंसर करते हैं a की पावर bx सेम रख दो, डिवाइडेड बाई log जो जिसके ऊपर पावर है वो रख दो, a, और अगेन जो है जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो भी तो डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो इसका ओवरऑल जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा वो हो जाएगा a की पावर bx डिवाइडेड बाई b log a, और इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ a की पावर bx, ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी इधर आ जाए, मतलब इतना सा आंसर तब भी सही है, और इसका जो है डिवाइड कर दें इसको log a की पावर b, तब भी ये सही है। तो इस वाले क्वेश्चन को देख लो, इसका आंसर क्या आना चाहिए, log 3, ठीक है सॉरी सेम रखेंगे पहले तो 3 की पावर ax डिवाइडेड बाई log 3 इंटू इसका जो कोएफिशिएंट है वो a है, तो a फर्दर मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी कर देंगे। रिपोर्ट योर आंसर एज दिस।
राइट, ये 20 क्वेश्चन मुझे मिले थे अभी तक, इंशाल्लाह आगे मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में साथ हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।